Hello friends, welcome to current affair videos from Toppers Notes. Today, that is 15th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article, Demolition drives violate international law. जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाकी के कुछ स्टेट्स के अंदर डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है अगेंस्ट रॉयटर्स. उसका जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि ये ना सिर्फ डोमेस्टिक लॉ को वोलेट करता है बल्कि इंटरनेशनल लॉ को भी वोलेट करता है. सेकंड, चाइना टेक्स ओवर एज बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस. इंडिया की जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस है उनमें से जो ब्रोकन राइस है उसका बिगेस्ट इम्पोर्टर बन गया है चाइना. थर्ड इज़ व्हाट इज़ वेब 5.0, जो कि जैक डोरसे का विजन है फॉर इंटरनेट ऑफ फ्यूचर. ये ट्विटर के CEO रह चुके हैं और फाउंडर भी हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज़ वेब 5.0, उसके बारे में. फोर्थ इज़ बैंक बोर्ड ब्यूरो की पावर को कम कर दिया गया है. द टॉप ब्रास सिलेक्शन ऑफ PSU इंश्योरेंस फर्म्स के जितने भी उनको स्ट्रक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने. इसके रिगार्डिंग. फिफ्थ इज़ रिटेल इन्फ्लेशन ईजेज अ बिट बट स्टिल ओवर 7%. रिटेल का इन्फ्लेशन कम हुआ है लेकिन फिर भी 7% मेंटेन्ड है. Sixth is improve mechanism to address consumer complaints, transparency in pricing center to food operators. जो मैकेनिज़्म है कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का उसको इम्प्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी लेके आना प्राइसिंग में, ये सेंटर ने बोला है फूड ऑपरेटर्स को. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. दिस टॉपिक इज़ अबाउट डिमोलिशन ड्राइव वॉयलेट इंटरनेशनल लॉ. काफ़ी घरों को बुलडोज किया गया है एक कलेक्टिव पनिशमेंट देने के नज़रिए से जो राइटर्स हैं उनके ख़िलाफ़, और ये आर्बिट्री माना गया है जो डिस्ट्रक्शन और एविक्शन हुआ लोगों का उनके घरों से. जो राइटर है वो कंटेस्ट कर रहा है कि ये ना सिर्फ डोमेस्टिक लॉ के ख़िलाफ़ है बल्कि इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है. अगर पिछले कुछ महीनों या साल की बात करें तो काफ़ी कम्युनल क्लैशेज़ हुए हैं. रामनवमी के जो प्रोसेशन थे देश भर में उसके दौरान काफ़ी क्लैशेज़ हुए. उसके बाद मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने उन लोगों के घरों को बुलडोज़ कर दिया जो करंट एलिजिबली इन्वॉल्व थे इन राइट्स में. जो पर्पस देखने को मिल रहा था लगभग, या खुद से अगर समझने को लगे तो वो पर्पस था इम्पोज करने कलेक्टिव पनिशमेंट, कि जो भी राइट करेगा उसके खिलाफ पनिशमेंट होगी कि उनका घर को ही बुलडोज़ कर दिया जाएगा. द आइडिया ऑफ सर्विंग क्विक जस्टिस एंड कोल्ड, इनकी जस्टिस को आप सर्व करो इमीडिएटली क्योंकि दे वर राइटिंग, प्लस क्विकली करो और इस तरह की करो कि दोबारा कोई ना करे थ्रू बुलडोजर्स, जो कि शुरुआत जिसकी कहाँ से हुई थी, उत्तर प्रदेश से. उत्तर प्रदेश में ये इशू जब शुरू हुआ जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि जिन लोगों ने राइट्स के दौरान डैमेज किया है उन्हीं से पब्लिक प्रॉपर्टी का जो भी डैमेज हुआ उसको रिकवर करेंगे. उसको फर्दर जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की उसने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया एक्ट इनेक्टमेंट के ज़रिए उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020. इस एक्ट के ज़रिए उत्तर प्रदेश ने बेसिकली इसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया कि जो भी राइट्स के दौरान डैमेज करेगा वो ही उस पब्लिक प्रॉपर्टी की भरपाई भी करेगा. और जो राइटर है इस आर्टिकल का वो कहता है कि ये राइट टू एडुकेट जो हाउसिंग का है उसके अगेंस्ट है. राइट टू हाउसिंग ना सिर्फ फंडामेंटल राइट है जो रिकॉग्नाइज किया गया है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, बल्कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के फ्रेमवर्क में भी आता है जो इंडिया पे बाइंडिंग है. अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो आर्टिकल 25 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, वो स्टेट करता है कि हर एक व्यक्ति को राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए. यानी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया ने भी साइन किया हुआ है उसके अंडर आता है राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो काफ़ी है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए, उसकी हेल्थ और वेलबींग के लिए. उसी तरह से आर्टिकल 11.1 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स को देखा जाए तो वो भी रिकॉग्नाइज करता है द राइट ऑफ एवरीवन टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खुद के लिए और उसकी फैमिली के लिए, जिसमें इंक्लूड है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन.
यानी कि ना सिर्फ रहने का बल्कि उसमें इम्प्रूवमेंट भी कंटिन्यूसली होना उसका ये अधिकार है, खुद के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी वेलबींग के लिए। सो ये दोनों राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। जो आर्टिकल 11.1 है उसमें कंट्रीज़ आर अंडर ओब्लिगेशन, यानी कि इट्स नॉट जस्ट की चॉइस है बल्कि ओब्लिगेशन के अंडर है कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप ले ताकि इंश्योर किया जा सके रियलाइजेशन ऑफ दीज राइट्स, जिनमें है राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग। जो राइट है रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में, उसके आर्टिकल 4 के तहत सिर्फ तभी इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब वो लॉ के द्वारा डिटरमाइंड हो। यानी कि किसी कंट्री को अगर ये राइट्स प्रोवाइड नहीं करने हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका है कि बाय लॉ यू कैन रिस्ट्रिक्ट। और कोई भी लिमिटेशन अगर इम्पोज हो रही है ऑन द एडिक्वेट राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, तो वो कैनॉट लीड टू द डिस्ट्रिक्शन ऑफ दीज राइट्स। यानी कि अगर आप लिमिटेशन भी उस पर कुछ लगा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस राइट को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर सको। सो इट कैन एक्ट एज अ लिमिटेशन, नॉट टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द राइट। फॉर इंस्टेंस जो आर्टिकल 12 है वो कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्री इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कोरेस्पॉन्डेंस, नॉर टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। यानी कि किसी को भी आर्बिट्रली आप इंटरफेयर नहीं कर सकते उसकी प्राइवेसी, फैमिली, होम या उसके ऑनर पे। तो कोई भी आर्बिट्री इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो वो वॉयलेशन है इन सभी राइट्स का। अगर किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी आप डैमेज कर रहे हो और उसके घर में जाके उसको एविक्ट कर रहे हो विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वो वॉयलेशन है इन सभी राइट्स का। अपोज्ड एविक्शंस के बारे में, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है वो इन चीज़ों को बेसिकली ध्यान देता है और इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन का उसको भी ओवरसी करता है। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस, जो एक इंटीग्रल एलिमेंट है किसी भी व्यक्ति के राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड एविक्शन। ना सिर्फ प्रोवाइड करना एडिक्वेट हाउसिंग बल्कि प्रोटेक्ट करना कि उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ना निकाला जाए। Building on the right to adequate housing given in Article 11.1, जो डिफाइन करता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस फोर्स्ड एविक्शन एज परमानेंट और टेम्पररी रिमूवल अगेंस्ट द विल ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड और कम्युनिटीज फ्रॉम द होम्स और लैंड विच दे ऑक्यूपाई विदाउट द प्रोविजन ऑफ एंड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ लीगल और अदर प्रोटेक्शन। यानी कि ज़बरदस्ती निकालना बिना किसी अप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन के बेसिकली इलीगल कंसिडर किया जाएगा बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ये नहीं शामिल। सो जो राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग है ये बेसिकली इसका एक और पार्ट ये भी है कि फ्रीडम होना चाहिए हर व्यक्ति को फ्रॉम आर्बिट्री इंटरफेरेंस। यानी कि यू कैनॉट इंटरफेयर, स्टेट कैनॉट इंटरफेयर इन हिज प्राइवेसी, इन हिज होम एंड इन हिज फैमिली। वो भी पार्ट है राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग का। इसके अब तक जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन देखे तो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि जुडिशियली इनकॉर्पोरेट भी कर लिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट इनटू द इंडियन लीगल सिस्टम। जो अपेक्स कोर्ट की काफ़ी वर्डिक्ट्स हैं, जैसे बचन सिंह का केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और रिसेंटली पुट्टास्वामी की जो राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट्स आए हैं, उनमें लेट डाउन कर दिया है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन अ मैनर विच वुड एनहांस देयर कन्फॉर्मिटी विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। इनकी जितने भी अब तक फंडामेंटल राइट्स हैं और बाकी की चीज़ें गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ना सिर्फ ये समझना है कि वो इंडियन कॉन्टेस्ट में है बल्कि उनकी कन्फॉर्मिटी लेके आनी है विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। सो अगर किसी का घर डैमेज किया जा रहा है तो दैट इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ, बिकॉज बोथ सेज अंडर आर्टिकल 21 कि यू हैव अ राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग एंड दैट एडिक्वेट हाउसिंग इज डिफाइंड अंडर द इंटरनेशनल लॉ थ्रू ह्यूमन राइट्स।
सो ह्यूमन राइट के डिक्लेरेशन के थ्रू वो डिफाइंड है. सो व्हेन वी रेड या रीड अबाउट आर्टिकल 21 एंड राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, इट शुड बी रेड इन कन्फॉर्मिटी विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, जो इससे पहले डिस्कस किए हैं. सो एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये बहुत सही टाइमिंग है कि जुडिशरी एक्ट करे और इम्पोज करे नेसेसरी चेक जो अनब्रिटल्ड एक्साइज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव करी जा रही है. कोर्ट्स शुड यूज इंटरनेशनल लॉ टू डिलीवर जस्टिस इन ईच केस. So this topic is China takes over as biggest importer of Indian broken rice. China emerged हुआ as a top buyer of Indian rice during the pandemic. जो नेबरिंग कंट्री हमारी, उसने लगभग इम्पोर्ट किया है 7.7% ऑफ इंडियाज़ टोटल राइस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में. अगर डेटा को एनालाइज करें तो जो टोटल राइस एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो क्या रहा है 2021-22 में. इंडिया का टोटल राइस एक्सपोर्ट, जो कि जिसमें बोथ बासमती एंड नॉन बासमती इन्वॉल्व है, वो रहा है 212 लाख मैट्रिक टन, विच इज़ 19.3% हायर देन द प्रीवियस ईयर. इस टोटल राइस एक्सपोर्ट में से बासमती राइस 39.48 LMT था, जो कि 14% लोअर था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. यानी कि बासमती राइस कम एक्सपोर्ट हुआ कंपेरेड टू नॉन बासमती राइस. एंड जो नॉन बासमती राइस था वो लाइन शेयर रखता है अपने साथ इन द इंडियन बास्केट ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स. ड्यूरिंग 2021-2022 एक्सपोर्ट जो था राइस का अदर देन बासमती, वो था 172 LMT, जो कि 31% हायर था फ्रॉम द लास्ट ईयर, जिसकी वजह से जो एवरेज राइस एक्सपोर्ट था इंडिया का वो इंक्रीज़ हुआ. सो अगर हम देखें तो टोटल राइस एक्सपोर्ट था 212, जिसमें से नॉन बासमती राइस था 117 एंड बासमती राइस था 39 LMT. और अगर एक्सपोर्ट देखें ब्रोकन राइस का फ्रॉम इंडिया टू चाइना, तो फ्रॉम 2020 नवंबर मंथली देखें तो इन द लास्ट 3 months January, February, March of this year, this has increased substantially from very low number of 1 lakh metric ton to 2.77 lakh metric ton. अब ये ब्रोकन राइस होता क्या है? अगर किसी भी राइस का जो राइस कर्नल्स है वो अच्छे से अच्छी फॉर्म में नहीं होते हैं तो उसको ब्रोकन राइस कंसिडर किया जाता है. तो जनरली जो ब्रोकन राइस है वो क्लासीफाई किया जाता है 2 सब कैटेगरी में, बिग एंड स्मॉल. और जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें, pieces equal to or smaller than 3/4 but bigger than 1/2 of the average length of the broken kernels are classified as big broken rice. और जो smaller broken rice होंगे वो डिफाइन हैं as pieces that do not exceed 1/4 average length of unbroken kernel. यानी कि अगर 1/4 से ज़्यादा बड़ा नहीं है ओरिजिनल कर्नल के तो वो ब्रोकन राइस स्मॉल कंसिडर किया जाएगा, और उससे बड़ा है यानी कि 3/4 तक है तो फिर वो बिगर ब्रोकन राइस कंसिडर किया जाएगा. इनकी जो राइस टूट जाता है उसकी बात है. सो नॉन बासमती वैरायटी अगर देखें टोटल एक्सपोर्ट उसका, सो ब्रोकन राइस का 38.64 LMT है, हस्ड ब्राउन राइस का 0.14 LMT है, राइस किन हस्क ऑफ सीड क्वालिटी अगर देखें तो 0.28 LMT है, अदर राइस इन हस्क देखें तो 6.55 LMT है, और राइस पारबॉइल्ड 74.52 है, और नॉन पारबॉइल्ड जो कि एक्सक्लूड करते हैं बासमती को भी उसमें से तो वो 52.48 LMT है, जो टोटल एक्सपोर्ट है नॉन बासमती वैरायटी का. और ये डाटा है 2021-2022 का. अगर टोटल राइस एक्सपोर्ट देखें चाइना की तरफ तो आउट ऑफ चाइनाज टोटल राइस इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ 16.34 LMT, नियरली 97% वॉज ब्रोकन राइस. इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ इम्पोर्ट है चाइना का वो है ब्रोकन राइस ड्यू टू डिमांड स्पाइक इन द कंट्री. चाइना इज़ नाउ द टॉप बायर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस. अर्लियर अफ्रीकन कंट्रीज़ हुआ करते थे. राइस एक्सपोर्ट टू चाइना जम्प्ड 392% फ्रॉम 3 LMT to 16 LMT. Broken rice export by India during 2021-2022 exported 38.64 LMT of broken rice to 83 countries.
क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 83 कंट्रीज़ को हमने ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना ने प्रोक्योर किया। रीज़न क्या है हाई डिमांड के? हाई डिमांड फॉर राइस फॉर मेकिंग नूडल्स, एंड वाइन इन चाइना, राइजिंग प्राइसेस ऑफ कॉर्न, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो कॉर्न के बेस्ड की वाइन्स थे वो शिफ्ट हो रही टूवर्ड्स राइस। प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स हैव रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ग्लोबली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हुआ है। और जो स्पेसिफिकली रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन पे, उसकी वजह से जो शिफ्ट आया है इन डिमांड एंड सप्लाई डिसरप्शन साइंस की वजह से भी इंडिया के फूड कमोडिटी के काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हुआ है। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट व्हाट इज़ वेब 5.0, जो कि जैक डोर्से का विजन है फॉर द इंटरनेट ऑफ द फ्यूचर। जो फॉर्मर ट्विटर CEO और करंट फाउंडर ऑफ ट्विटर है जैक डोर्से, उन्होंने अनाउंस किया है हिज विजन ऑफ अ न्यू डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज वेब 5.0, अ डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म। ये बिल्ड किया जा रहा है विद द एम टू रिटर्न ओनरशिप ऑफ डाटा एंड आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल्स। जो मेन इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल रहने वाला है, मोटिव रहने वाला है, वो यही है कि डाटा और आइडेंटिटी की ओनरशिप इंडिविजुअल्स के पास हो इंस्टेड ऑफ बिग कॉरपोरेशंस। इससे पहले वेब 1, 2 एंड 3 का क्या रहा था? सो वेब 1 वॉज फर्स्ट जनरेशन ऑफ द ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसको रेफर किया जाता था एज रीड ओनली इंटरनेट मेड फॉर स्टैटिक वेब पेजेस, जिसमें अलाउ था पैसिव इंगेजमेंट, से जाके रीड कर सकते, तो इट्स ओनली अबाउट पैसिव इंगेजमेंट। वेब 2.0 में रीड एंड राइट इंटरनेट आया, जिसमें यूजर्स वर नाउ एबल टू कम्युनिकेट विद सर्वर्स एंड अदर यूजर्स, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ सोशल वेब। दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब दैट वी यूज़ टुडे। जितने भी www उसमें ना सिर्फ हम जाके रीड करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो राइट। सो इट्स मोर ऑफ अ 2-वे स्ट्रीट। वेब 3.0 में रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट वाला सिस्टम था। इसमें वेब विद डिसेंट्रलाइजेशन एज इट्स बेडरॉक था। सो मेन जो पॉइंट था वो था डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता था कि इट स्पीक्स अबाउट अ डिजिटल वर्ल्ड जो कि बिल्ड किया जाएगा यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेयर पीपल आर एबल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ इंटरमीडियरी। और इसको ड्राइव करने के लिए क्या होंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वेयर मशीन्स विल बी एबल टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशंस लाइक ह्यूमंस। और अब जो वेब 5.0 की बात हो रही है वो क्या है? इसमें बेसिकली क्या है, वी स्ट्रगल टू सिक्योर पर्सनल डाटा 3.0 में, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स है, पासवर्ड्स है जिनको हम याद नहीं रख सकते। सो ऑन द वेब टुडे आइडेंटिटी एंड पर्सनल डाटा हैव बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टीज़, क्योंकि ज़्यादातर गूगल पे सेव रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज रिमेन विद द और कॉरपोरेशंस उनके डाटा बेसिस में। सो इसमें एम क्या है कि बिल्ड करना एक एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइजेशन या एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब, जो कि पूरा कंट्रोल ऑफ डाटा एंड आइडेंटिटी हमारे खुद के हाथ में डालें। ये डेमोक्रेटाइज कर दे द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को, बट इसका जो एक मिसिंग है वो है की लेयर, जो मिसिंग है वो है आइडेंटिटी। वेब 5.0 इज़ बेसिकली वेब 2.0 प्लस वेब 3.0। इससे जो होगा क्या कि यूजर्स को अलाउ होगा टू ओन देयर ओन आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट एंड कंट्रोल देयर डाटा। दोनों वेब 3.0 एंड 5.0 का जो विजन था वो यही था कि एन इंटरनेट विदाउट द थ्रेट ऑफ सेंसरशिप, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या बिग टेक से हो, एंड विदाउट द फियर ऑफ सिग्निफिकेंट आउटेजेस की कभी बंद हो जाए कभी चल ले। सो वेब 3.0 इज़ नॉट ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड बट इज़ इंस्टेड कंट्रोल्ड बाय वेरियस वेंचर कैपिटलिस्ट एंड लिमिटेड पार्टनर्स, जो कि इन बड़े बड़े सोशल मीडिया के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर हैज़ मैनी वेंचर कैपिटलिस्ट जो सऊदी अरेबिया से लेके US के हैं, एंड मैनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। सो बेसिकली दे कंट्रोल द कंपनी एंड द डाटा द कंपनी होल्ड्स। सो जो 3.0 था उसका जो आइडिया था टू डिसेंट्रलाइज डाटा वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज द कंट्रोल रिमेन इन द हैंड ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट और जो लिमिटेड पार्टनर्स थे उस कंपनी के, उनके हाथ में। सो वेब 5.0 का यूज़ क्या होगा? दो यूज़ बेसिकली वेब 5.0 प्रोवाइड करेगा, एक तो कंट्रोल ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा होगा कंट्रोल ओवर देयर ओन डाटा। सो जो मेन इम्पैक्ट होने वाला है वेब 5.0 का या जो विजन है वो ये है कि आइडेंटिटी और डाटा पूरा कंट्रोल होना चाहिए विद इन इंडिविजुअल एंड नॉट विद वेंचर कैपिटलिस्ट और द कॉरपोरेशन और द गवर्नमेंट विदाउट
the fear of censorship, either from the big tech or from the government. जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसकी पावर को कम कर दिया गया है क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है टॉप ऑफिशियल्स की पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ में, उसको चैलेंज किया गया था इन दिल्ली हाई कोर्ट. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली स्ट्राइक डाउन कर दी है पावर ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो टू सेलेक्ट डायरेक्टर्स ऑफ पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज़. इनकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ है उनके पीएसयू के सिलेक्शन को बेसिकली स्ट्राइक डाउन कर दिया कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, किसके पास, बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास, जिसका एक्चुअली फंक्शन है टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, एमडीज एंड अदर फंक्शनरीज ऑफ पीएसयू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बट उसमें इंश्योरेंस कंपनीज आते हैं नहीं आते इज़ अ क्वेश्चन, जिसका दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि इट डज़ नॉट. इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो इमीडिएटली मूव कर चुकी है विद अ अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म, यानी कि अगर प्रीलिम्स में दोबारा से बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन आता है, इट आस्क फॉर कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी रिकमेंड करता है उनके भी एमडी एंड सीईओ और बाकी के फंक्शनरीज़ को, तो नो इट डज़ नॉट. एक अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म फंक्शन में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको रेडी किया जा रहा है, जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा फॉर सेलेक्टिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज़. जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है बैंक बोर्ड ब्यूरो का वो ऑलमोस्ट रेडी है और सिर्फ अप्रूवल के लिए गया हुआ है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी कर दी है जो वर्डिक्ट हाई कोर्ट ने दिया है बाय कैंसिलिंग ऑल द अपॉइंटमेंट्स, जो भी सर्विंग डायरेक्टर्स हैं उनकी, जिनको सेलेक्ट किया था बैंक बोर्ड ब्यूरो ने. फाइनेंस मिनिस्टर अब यूज़ भी नहीं कर पा रहा है बैंक बोर्ड ब्यूरो के प्लेटफॉर्म को टू सेलेक्ट एनी न्यू सीएमडी ऑफ द पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज, जिनको वो 2018 से यूज़ करके अपॉइंट कर रहा था. अब बैकग्राउंड एंड फॉर्मेशन अगर बैंक बोर्ड ब्यूरो का देखें, सो जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जेनेसिस है वो रिकमेंडेशन में है किसकी, द कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जो कि जिसका चेयरमैन था पीजे नायक. सो पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो. गवर्नमेंट ने 2016 में अप्रूव कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो एज अ बॉडी ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स, जो बिल्कुल अपने फील्ड में या बैंकिंग फील्ड में एमिनेंट होंगे, एंड वो बेसिकली रेकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए होल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, ताकि जो इंटरफेरेंस है फ्रॉम द गवर्नमेंट वो ना हो और जो फंक्शनिंग है उनकी वो एक बेस्ट रूप में चल सके. जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा वो ऑटोनोमस बॉडी है प्लस रिकमेंडेशन सिर्फ रिकमेंडरी है. इट विल ओनली रिकमेंड, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल डिसीजन लेता है अपॉइंटमेंट्स में इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. सो बैंक बोर्ड ब्यूरो इज़ जस्ट अ रिकमेंडरी बॉडी, इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी एंड नो recommendation is binding on the Ministry of Finance. Ministry of Finance decision लेता है on whom to select as CMD director and other officials in a public sector bank or other financial institutions with consultation with Prime Minister's office. Prime Minister's office recently rejected several proposals from Finance Ministry जो कि उन्होंने recommend किया था for appointment in various banks and public sector insurance companies, majorly on criteria of their complaints and some previous problem with those candidates. So retail inflation काफ़ी कम हुई है, ईज हुई है, but still over 7%. जो रिटेल इन्फ्लेशन थी अप्रैल के मंथ में बढ़ के चली गई थी 7.79%, जो 8 साल में सबसे ज़्यादा थी, लेकिन मई में थोड़ी सी कम होकर वो 7.04% पे आ गई है. इसका आने का मेजर जो रीज़न था वो ये था कि हाई बेस, क्योंकि इससे लास्ट ईयर काफ़ी हाई इन्फ्लेशन थी, तो जो हाई बेस क्रिएट हुआ था उसकी वजह से नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई शो नहीं होगा बिकॉज ऑफ हाई बेस. और ये रिलीज़ किसने किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज़ किया है, जो हर 13th को रिलीज़ करता है डाटा. रिटेल इन्फ्लेशन लेकिन फिर भी जो अपर टॉलरेंस लेवल था आरबीआई का मीडियम टर्म के लिए उससे ऊपर है फॉर द 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स. और जो टॉलरेंस लेवल क्या है वो है 4% ±2%, यानी कि या तो 2% उससे ऊपर, 4% बेस्ट सिनेरियो और 6% अपर मोस्ट लेवल, लेकिन ये 6% के भी ऊपर चल रहा है फॉर द लास्ट
5 कंसेक्यूटिव मंथ। अब राइजिंग इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है? ये काफ़ी ऊपर रहने वाली है इन द कमिंग क्वार्टर्स जो आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया है, और उसी के साथ अनदर रेट हाइक होगा इन द अगस्त बाय मंथली रिव्यू। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आरबीआई फिर से रेट हाइक करेगा इन रेपो रेट, और उसको शायद एक्सप्लेन भी करना पड़े कि क्यों फेल हुआ आरबीआई इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, क्योंकि बाय मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो डिसाइड किया गया था बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट, उसके तहत जब भी इन्फ्लेशन 2-6% के रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो जो मैंडेट दिया था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि वाई इट फेल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बिटवीन 2 and 6% फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ रही है, और वही मेनली हाई कोर इन्फ्लेशन बना रही थी, और जो नॉन फूड नॉन फ्यूल कंपोनेंट था वो 6.7% के आसपास था, रिमेनिंग अबव 5% फॉर द 25th कंसेक्यूटिव मंथ। यानी कि बेशक नॉन फूड नॉन फ्यूल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हाई नहीं था, लेकिन फॉर द 25 कंसेक्यूटिव मंथ इट हैज़ रिमेन्ड अबव 5%, विच इज़ वेरी हाई। सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा इसका। द इम्पैक्ट ऑफ ड्यूटी कट जो फ्यूल पे रिसेंटली अनाउंस किया गया था, उसका पूरा असर जून के नंबर में आएगा, नॉट इन मे के नंबर में। सो जो रूरल इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड की गई थी 7.01% इन में, एज अगेंस्ट 8.38% इन अप्रैल, इनकी थोड़ी सी ईज हुई है रूरल एरियाज़ में इन्फ्लेशन। फूड एंड ब्रेवरेज की इन्फ्लेशन स्टूड एट 7.84% अगेंस्ट 8.10 इन द प्रीवियस मंथ। वेजिटेबल ऑयल फैट्स की इन्फ्लेशन स्टूड एट 18.26% एंड 13.26% रिस्पेक्टिवली। सीरियल्स और प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन स्टूड एट अराउंड 5.33%। फ्यूल की लाइट इन्फ्लेशन की जो फ्यूल एंड लाइट की जो इन्फ्लेशन थी वो स्टूड एट अराउंड 9.34% इन मे अगेंस्ट 10.80, यानी कि इट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर। सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? फ्यूल एंड लाइट में। जो क्लोथिंग एंड फुटवेयर की थी वो एट अराउंड 8.85, डाउन फ्रॉम 8.95, 1% डाउन है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, बट स्टिल रिमेन्स वेरी हाई। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो बेस इफेक्ट है उसकी वजह से कुछ टेपर ऑफ होगी इन्फ्लेशन, लेकिन जो रुपी डेप्रिसिएशन है और राइज इन क्रूड ऑयल है उसकी वजह से चांसेस है कि इन्फ्लेशन और ऊपर की तरफ जा सकती है। बट अगर मानसून अच्छा रहता है और बाकी की चीज़ें फेवरेबल रहती है, इंक्लूडिंग द बेस इफेक्ट जो फंक्शन करेगा, सो इन्फ्लेशन माइट कम डाउन इन द नियर टर्म, सब्जेक्ट टू रुपी डेप्रिसिएशन कितना होता है और क्रूड प्राइस कितना और इंक्रीज़ होता है इन दो पे। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट इम्प्रूव मैकेनिज्म टू एड्रेस कंज्यूमर कंप्लेंट्स, ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग सेंटर टू फूड ऑपरेटर्स। इनकी सेंटर ने कहा है कि मैकेनिज्म इम्प्रूव करो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स का, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ प्राइसिंग में, जितने भी फूड ऑपरेटर्स हैं उनको बोला है। सो सेंटर हैज़ आस्क्ड द ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइक स्विगी जोमेटो, कि वो प्रोवाइड करे एक प्रपोजल ऑन इम्प्रूविंग द कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म 15 दिन के अंदर। ये किया किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। मीटिंग के दौरान जो मेजर इशू रेज किए गए थे वो थे कंज्यूमर्स के ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उसके ही बेसिकली क्वेश्चंस और जो प्रॉब्लम्स फेस हुए थे सिटीजन्स को, उनको रेज किया गया था और वो डिस्कस हुए थे। अगर हम प्रोविजंस देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई थी नए एक्ट के तहत। कंज्यूमर कंप्लेंट जो पहले था वो फाइल की जाती थी इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर ऑफिस इज़ लोकेटेड, यानी कि जहाँ पे सेलर का ऑफिस होगा वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करो। नाउ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स, यानी कि जहाँ पे अब कंज्यूमर है वहाँ पे उस लोकेशन में कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा। पहले प्रोडक्ट की लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन अब कंज्यूमर कैन सिक कंपनसेशन फॉर हार्म कोज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस इन द कंज्यूमर कोर्ट। पहले जो ज्यूरिसडिक्शन थी डिस्ट्रिक्ट की थी अप टू 20 लाख, स्टेट की थी 20 से 1 करोड़ और नेशनल थी अबव 1 करोड़। अब डिस्ट्रिक्ट की ही अप टू 1 करोड़ है, स्टेट की 1 to 10 करोड़ और नेशनल की अबव 10 करोड़।
ई कॉमर्स का पहले कोई प्रोविजन नहीं था बिकॉज नो सच थिंग एग्जिस्टेड इन 1986, बट ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स आर नाउ इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. मीडिएशन सेल्स का पहले कोई लीगल प्रोविजन नहीं था. नाउ कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन बिटवीन टू पार्टीज. अब इसके अंदर जो मेजर कंसर्न्स क्या आ रहे हैं वो देखिए. इन द लास्ट 12 मंथ लगभग 3,631 ग्रीवांसेस रजिस्टर किए गए ऑन नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन फॉर स्विगी एंड 2,828 फॉर जोमेटो. यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ग्रीवांस जो है वो रजिस्टर किए जा रहे हैं कंट्री वाइड इन ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन. जो मैक्सिमम ग्रीवांस है अगेंस्ट बोथ द कंपनीज वर रिलेटेड टू डेफिशिएंसी इन सर्विसेज. इनकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी एंड फॉलोड बाय नॉन या डिले इन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव और डैमेज प्रोडक्ट. सर्विस अच्छी नहीं है, डैमेज प्रोडक्ट है, डिलीवरी का डिलेड डिलीवरी है. इनकी वजह से बेसिकली मेजर जो कंप्लेंट्स थी वो इन डोमेन्स में थी जो वोलेट करती है नॉर्म्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. इसमें इंक्लूड था वेरासिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ डिलीवरी एंड पैकेजिंग चार्जेस जो कि काफ़ी ज़्यादा रहते थे एंड द रीजनेबिलिटी ऑफ सच चार्ज की पैकेजिंग के इस तरह के चार्जेस वो क्यों लेवे कर रहे हैं. प्लस डिस्पैरिटी बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स शोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एक्चुअली ऑफर्ड बाय द रेस्टोरेंट. इनकी पिक्चर में दिखा देंगे बहुत ज़्यादा बट इन रियलिटी दे विल सर्व यू वेरी लेस. सो ये जो डिस्पैरिटी थी प्राइस एंड क्वांटिटी की वो भी अगर रेस्टोरेंट पे जाओगे तो यू विल बी ऑफर्ड मोर बट ऑन प्लेटफॉर्म इन रियलिटी जब डिलीवर होता है तो दैट इज़ नॉट वेरी मच एंड विद वेरी एक्सोर्बिएंट प्राइस एटलीस्ट 100 रुपये एक्स्ट्रा. सो इनकन्सिस्टेंसी इन डिलीवरी टाइम जो कंज्यूमर्स को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द टाइम एट विच द ऑर्डर इज़ एक्चुअली डिलीवर्ड. यानी कि डिलेड डिलीवरी जैसे इश्यूज भी काफ़ी फेस हुए थे. प्लस एब्सेंस ऑफ एनी मैकेनिज़्म कि अगर कोई जेन्युइन रिव्यूज़ हो फ्रॉम फेक वंस उनको सेपरेट करने का कोई भी मैकेनिज़्म नहीं था. अब फेक रिव्यूज़ के ज़रिए उसको काफ़ी अच्छे से हाइप करना, मार्केटिंग के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से शो करना हैज़ बिकम अ वेरी काइंड ऑफ ट्रेंड फॉर दीज कंपनीज जिसकी वजह से जेन्युइन रिव्यूज़ कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाते थे. तो वो एक इशू ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन जो कि शेयर नॉट बीइंग शेयर्ड बाय ई कॉमर्स एबीओज विद रेस्टोरेंट विच इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू सर्व कंज्यूमर बेटर. सो जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन थी वो ई कॉमर्स शेयर नहीं करते थे विद द रेस्टोरेंट जिसकी वजह से उनकी जो सर्विस है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता था. एफबीओ जो हैं वो were directed to transparently show consumers the breakup of all charges including in the order amount such as delivery charge, packaging charge, taxes, surge pricing, etc. Platform must also show individual consumer reviews transparently. ये कुछ और discussions हुए थे during the meeting. और इसके अलावा जो मेन चीज़ वो रहा है कि उनको बोला गया है कि वो अपने मैकेनिज़्म को भी इम्प्रूव करे, ट्रांसपेरेंसी लेके आए अपनी प्राइसिंग के अंदर. So these are the few things that were recommended by the central government to the food operators like Zomato and Swiggy कि वो अपने ट्रांसपेरेंसी लेके आए इन द रिव्यूज़, इम्प्रूव करें चार्जिंग ब्रेकअप और प्राइसिंग का भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ उसको कुछ पॉलिसी फिक्स करे प्लस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स.